10-10 बेटे बहुए हैं, फिर भी सब्जी रोटी का टोटा पड़ा है घर में। गणेश, अरे ओ गणेश बेटा, आज रोटी मिलेगी या भूखा ही सोना पड़ेगा? माँ, आजकल हम भाइयों को काम तो कुछ मिल नहीं रहा। रसोई में थोड़ा बहुत आटा बचा है, उसी से रोटी बनाई है। लो, ये 2 रोटियां तुम खा लो, हम सब एक एक रोटी खाकर सो जाएंगे। क्या कोई सब्जी भी बनाई है बेटा? माँ, सब्जी तो छोड़, घर में नमक तक नहीं है, बस रोटी है, पानी के साथ खा लो। 10-10 बेटे और फिर भी पानी के साथ खाने को सूखी रोटियां, यह तो अनर्थ से कम नहीं बेटा। यह सुनकर गणेश को मन ही मन बहुत मलाल होता है। वह मन ही मन सोचने लगता है, जब हम छोटे थे तब तो माँ और बापू हम 10 भाइयों को सब्जी के साथ रोटियां और न जाने क्या क्या खिलाते थे, और अब हम जवान हैं, बापू भी नहीं है, तो हम अपनी बूढ़ी माँ को एक वक्त की सब्जी रोटी नहीं खिला पाते। यही सोचकर गणेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी उसके और भाई भी आ जाते हैं। गणेश भैया, आप क्यों रो रहे हैं? अरे थू है हमारी जिंदगी पर, हम माँ के 10 बेटे होकर भी उसे ढंग से खाना नहीं खिला पाते। भैया, हम करें भी तो क्या? हम तो मजदूरी करके कमाने की कोशिश करते हैं, पर कोई काम भी दे तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। अमित सच कहता है जी। जब आप सब भाइयों की कमाई ही नहीं होती तो माँ को बढ़िया खाना कैसे दें? माँ जी के 10 बेटे हैं और हम उनकी 10 बहुएं हैं। सब जवान हैं और फिर भी हमारे घर में खाने के लाले पड़े हैं। इसीलिए हमें कुछ तो सोचना चाहिए ना। पर हम सोचे भी तो क्या? हाथ में पैसा हो तो कुछ काम करके कमाते, पर हमारे पास तो वो जुगाड़ भी नहीं है। इसके लिए तो कोई जुगाड़ सोचना ही पड़ेगा, वरना ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी जेठ जी? फिर तुम ही सब मिलकर सोचो ना। मैंने ये जुगाड़ लगाने का फैसला तुम सब पर छोड़ दिया। 10 बेटे और 10 बहुएं होने पर भी सरला को भरपेट खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए एक नहीं बल्कि 20 लोग परेशान थे, पर किसी के भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह अपने घर की इस गरीबी से कैसे निपटे। एक दिन सारी बहुएं चिंता में बैठी थीं और अपने घर की गरीब स्थिति के सुधार के बारे में सोच रही थीं कि तभी सुशीला के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सब मिलकर खेती करें? पर हमारे पास खेत कहाँ है? खेती करने के लिए खेत कहाँ से लाएंगे? खेत के लिए भी मेरे पास एक जुगाड़ है। हम अपने घर की खुदाई कर इसे नीचे खेत बना लेंगे, तो फिर रहेंगे कहाँ? इतना बड़ा घर है, थोड़े में खेत बना लेंगे और थोड़े में रह लेंगे। यह तो बहुत अच्छा जुगाड़ है बहनों, चलो सब मिलकर यही करती हैं। गीता के हाँ कहते ही सभी बहुएं फावड़े लेकर घर को खोदने लगती हैं और शाम होने तक खुदाई कर घर के नीचे खेत तैयार कर देती हैं। शाम को 10 भाई आते हैं तो घर का यह हाल देखकर हैरान ही रह जाते हैं। अरे ये क्या किया तुम सबने? घर क्यों खोद डाला? खेती करने का जुगाड़ किया है जी। घर की छत तो लकड़ी की बनी है, इसलिए उस पर तो हम खेती कर नहीं सकते थे। यही सोचकर घर के नीचे ही खेती करने का जुगाड़ बैठा लिया। घर के नीचे खेती कर लेंगे और ऊपर रह लेंगे। क्यों, क्या हमारा यह जुगाड़ आप सबको पसंद नहीं आया क्या? जब तुम सब ने ये जुगाड़ कर ही लिया तो ये भी करके देख लेते हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? सुशीला को खेती करने का थोड़ा बहुत ज्ञान था, इसीलिए सब उसके साथ मिलकर कुछ सब्जियां उगाने लगती हैं और घर में रोटी के साथ सब्जी का जुगाड़ बन जाता है। इससे बूढ़ी सरला को बहुत खुशी मिलती है। क्यों माँ जी, अब तो रोज रोज सब्जी रोटी खाकर खुश हो ना? हाँ बहू, बहुत खुश हूँ। मेरे बुद्धू बेटों से तो तुम ही अक्लमंद निकली। तुमने घर में ही सब्जियां उगाने का जुगाड़ तो कर लिया, उनको भी कोई ऐसा जुगाड़ दे दो कि उनकी कमाई से घर अच्छा चले। आप चिंता ना करें माँ जी, हम उनके लिए भी कोई काम जरूर सोचेंगी। थोड़ा समय और बीत जाता है और सर्दियां निकट आ जाती हैं। एक दिन गीता के पास पड़ोस की सुषमा आती है तो उनका खेत देखकर कहती है,
गीता बहन, तुमने खेती करने का जुगाड़ तो खूब अच्छा लगाया है। इसमें तो तुम मशरूम भी उगा सकती हो और उन्हें बेचकर अच्छा रुपया भी बना सकती हो। सुषमा बहन, तुम ये क्या कह रही हो? क्या मशरूम की खेती से अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। मेरा भाई मशरूम की खेती से बहुत पैसा कमाता है, आज बहुत अमीर हो गया है। मैं कहूँगी तो मेरा भाई तुम्हें भी मशरूम उगाना सिखा देगा। यह सुनकर गीता बहुत खुश होती है और सोचती है, अगर सुषमा का भाई हमें भी मशरूम की खेती करना सिखा दे तो हम 10 बहुएं मशरूम उगाने में कमाल ही कर दिखाएंगी। इससे हमारे पतियों को भी तो रोजगार मिल जाएगा। यही सोचकर गीता अपनी देवरानियों से इस बारे में बात करती है। उसकी यह बात सबको बहुत पसंद आती है। सुशीला खुश होकर कहती है, दीदी, ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ साबित हो सकता है। इससे हम तो आत्मनिर्भर होंगे ही, साथ ही हमारे पति भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे दीदी, क्योंकि उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि सुषमा के भाई से मशरूम उगाना सीख लेते हैं। ठीक है, मैं आज ही सुषमा से कहकर उसके भाई को बुलवा लेती हूँ। गीता और उसकी देवरानियों के कहने पर सुषमा अपने भाई को बुलवा लेती है और उसका भाई उन सबको मशरूम उगाने की विधि बताता है। जब वे सब सीख जाती हैं तो वह कहता है, देखिए, अगर आप सब मिलकर ढंग से मेहनत करेंगी तो बहुत मुनाफा होगा। यूं मानिए कि आपके घर की गरीबी दूर होती चली जाएगी। भैया, बाकी काम तो हम सब अच्छे से कर लेंगी, पर मशरूम का बीज कहाँ से आएगा? उसे खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना, और पैसा तो हमारे पास है नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो। इस साल तो मैं तुम्हें मुफ्त में बीज दे दूंगा, पर अगले साल बीज पैसा लेकर ही दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ भाई, मंजूर है। अगले साल तो हम इस साल के बीजों के पैसे भी साथ में चुका देंगी। यह सुनकर सुषमा का भाई बहुत खुश होता है और तभी से 10 बहुएं अपने पतियों के साथ मशरूम उगाने की तैयारी में लग जाती हैं और समय आते ही सुषमा के भाई की मदद से बीज बो देती हैं। फिर जैसे ही सर्दियां आती हैं, ढेर सारी मशरूम पैदा होने लगती हैं। यह देख 10 बहुएं अपने इस जुगाड़ पर फूली नहीं समाती। बहनों, यह तो सच में कमाल ही हो गया। हमने तो बहुत अच्छी मशरूम उगाना सीख लिया है। इस साल तो हम मशरूम बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लेंगी। ये सब आप 10 बहुओं के दिमाग का ही कमाल है। आजकल बाजार में मशरूम का अच्छा दाम मिल रहा है। बस उसी दिन से सरला के बेटे और बहुओं की किस्मत बदलती चली जाती है। कुछ ही सालों में उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वे पुराने घर को सब्जी और मशरूम उगाने के लिए छोड़ अपने रहने के लिए एक नया और शानदार घर बना लेते हैं। सोहन भरभूजा का काम करता था। उसके पड़ोसी मदन की मिठाई की दुकान थी। फिर भी सोहन का काम मदन से ज्यादा अच्छा चलता था। सोहन की एक बेटी थी, जूली, जो बहुत ही सुंदर और समझदार थी, जबकि मदन के 4 बच्चे थे, जिसकी वजह से उसके बहुत खर्चे थे। इसलिए वह कभी सोहन से ऊपर नहीं उठ पाया और इसी कारण वह सोहन से बहुत जलता भी था। क्या रे सोहन, जब देखो भाड़ जोता रहता है। पूरे दिन धुएं से दिमाग सड़ जाता है। सारा धुआं मेरी दुकान में भर जाता है। कल को इतने धुएं से मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या जाएगा, हैं? अरे भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भला मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगा? ग्राहक आते ही रहते हैं, कभी चने, कभी मूंगफली, कभी मुरमुरे, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, वो भी गरम गरम। उसके लिए अलाव तो करना ही पड़ता है ना। हाँ हाँ, मुझे मत बताओ। तुम्हारा मतलब तो यही है ना कि तुम्हारा काम अच्छा चलता है, जो पूरे दिन ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं यहाँ मक्खियां मारता रहता हूँ। तुम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। तभी मदन की दुकान पर उसकी पत्नी शीतल पहुंच गई और कहने लगी, बहुत देर से सुन रही हूँ, शर्म लिहाज तो रही नहीं। अपनी उम्र से बड़े आदमी से भला कोई ऐसे बोलता है? इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। शीतल की बात सुनकर सोहन चुप हो गया और अपना काम करने लगा।
सोहन अच्छी तरह समझता था कि उसके पड़ोसी की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है, ऊपर से 4 बच्चे, इसीलिए वह उससे हमेशा जलते हैं। तभी वहां जूली अपने पिताजी सोहन का खाना लेकर आ गई और बोली, पिताजी आप खाना खा लीजिए, बाहर मैं जो लेती हूँ। अरे जूली, रोज रोज तू क्यों खाना मेरा लेकर आती है? अपनी माँ को भेज देती। पिताजी माँ बाजार गई हुई है, इसीलिए खाना मैं ले आई। शीतल ने जब जूली की माँ के बाजार जाने की बात सुनी तो वह जल भुन गई। वह मदन से बोली, सुन रहे हो ना, देख लिया, तुम्हारी इतनी बड़ी मिठाई की दुकान होते हुए भी मैंने कभी कुछ नहीं खरीदा, और हमारे पड़ोसी भड़बूंजा होते हुए भी खरीदारी करते हुए घूम रहे हैं। पता नहीं कौन से 2 नंबर के काम करता है, जो छोटे से काम में इतना कमा लेता है। मन तो करता है यहाँ आग लगा दूं। तो काहे का इंतजार कर रहे हो? लगा क्यों नहीं देते? हाँ, हमारे लिए बड़ा पनौती है। जब से यहाँ डेरा जमाया है तब से हमारा तो बेड़ा गर्क ही हो गया। मदन की सोहन के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद कर देना चाहता था। अंत में उसने ठान लिया कि अब कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा कि वह रास्ते से हट जाए। कुछ दिन बाद, अरे भाई सोहन, आज मेरा एक काम कर दो। अब बोलो भैया, आदेश दो। आदेश क्या, बस आज दुकान पर बैठे बैठे कमर दर्द से फटी जा रही है। आज तुम जरा मेडिकल स्टोर से दर्द की दवाई ला दो, मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आपको परेशान होने की क्या जरूरत है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप जरा मेरा सामान भी देखते रहना। जैसे ही सोहन मेडिकल स्टोर पर गया, मदन ने उसके भूनने वाले रेत में कोई ऐसी दवाई मिला दी जिसे खाने से उल्टी, दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाती है। उसके बाद वह चुपचाप आकर अपनी दुकान पर बैठ गया। वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसका सामान खरीदने से लोग बीमार होंगे और उसके बाद उसका सामान कोई नहीं खरीदेगा। 2 दिन बाद, अरे भैया सोहन, तुमने ये भुने हुए चनों में क्या मिला दिया? जब से खाए हैं तब से पेट में बहुत मरोड़ हो रही है, उल्टियां लग रही हैं। हाँ यार, यही तो मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है। जब से उन्होंने मूंगफली खाई है तब से उनकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं भैया, मैं क्या मिलाऊंगा? बरसों से आप लोग सामान खरीदते आ रहे हो, कभी कोई शिकायत का मौका मिला क्या? उसके बाद बहुत से ग्राहक आ गए और अपनी तबीयत बिगड़ने की शिकायत करने लगे। लोगों ने उसे भला बुरा कहा और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच हुई तो भूनने वाली रेत में हानिकारक दवाई की मिलावट पाई गई और सोहन को 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जूली ने वकील से बात की तो उसने जमानत के लिए 30,000 रुपए मांगे। जूली, 30,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? घर में केवल 2-3 हजार रुपए ही पड़े हैं। माँ, पिताजी की जमानत के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक पैसे जमा होंगे तब तक भाड़ मैं जो लूंगी, कुछ तो बिक ही जाएगा। अब हमसे सामान कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सबको लगता है कि तुम्हारे पिताजी ने मिलावट की थी और हमारे पास सब मिलावट का सामान है। तुम्हारे पिताजी की सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। समस्या बढ़ती चली गई। किसी ने उनका सामान नहीं खरीदा। 2 महीने बीत गए। घर में रखे सामान चूहे खाने लगे। बारिश के मौसम में कीड़े लगने का डर सताने लगा। अब घर में भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। माँ, पिताजी होते तो मैं कॉलेज में दाखिला ले लेती, लेकिन अभी तो खाने के भी लाले पड़े हैं। चलो कुछ सामान लेकर किसी दूसरी जगह बेच आते हैं। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा। वो दोनों कुछ सामान अलग अलग थैलों में भरकर बाजार में चली गईं और आवाज देकर बेचने लगी। मूंगफली लो, चने लो, मुरमुरे लो। सुनो, जरा दिखाना भुने हुए चने कैसे हैं? ले लो भैया, हमारे पास बहुत बढ़िया चने हैं, मूंगफली और मुरमुरे भी हैं। धत, ये तो सील गए हैं। मुझे तो करारे चने चाहिए। नहीं चाहिए, ले जाओ। बहुत दिनों से सामान रखा रहने से उनमें नमी आ गई थी, इसीलिए किसी ने उनसे कुछ नहीं खरीदा। जूली निराश होकर बोली, लगता है माँ, कुछ नहीं बिकेगा, मेरा दाखिला भी नहीं होगा।
तभी उन्हें एक ठेले वाले की आवाज आई। आइए आइए, शाही पराठा खाइए। भैया, ये शाही पराठे कैसे होते हैं? गुड़िया, इसमें काजू बादाम और पिस्ते को बारीक कूटकर और मिर्च मसाले मिलाकर भरा गया है। बहुत महंगा है, लेकिन स्वाद एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाओगी। नहीं लेना बेटा, बस ये तो ऐसे ही पूछ रही थी। चल जूली, अब घर चलते हैं। घर आकर जूली शाही पराठे के बारे में सोचती रही। उसके मन में कुछ आया तो उसने मूंगफली के दाने बारीक पीसकर मिर्च मसाले मिलाए और पराठा बनाने लगी। तुम क्या कर रही हो जूली? माँ, हम लोग गरीब हैं ना, तो इसलिए शाही पराठा नहीं खा सकते। इसलिए काजू बादाम की जगह मूंगफली भरकर पराठा बना रही हूँ। अगर ये पराठा अच्छा बनता है तो मैं इसी तरह पराठे बनाकर बेच दूंगी। कम से कम रखी हुई मूंगफली खराब तो नहीं होगी। जूली ने पराठा बनाया और खाने के लिए सविता के पास ले आई। माँ, देखने में तो बड़ा सुंदर है, पता नहीं खाने में कैसा लगेगा। सविता ने एक और खाकर देखा तो बोली, जूली, तुम्हारा दिमाग काम कर गया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बस माँ, मैं ऐसा ही स्वाद चाहती थी। अब जल्दी से जल्दी मैं सारी मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दूंगी। लेकिन माँ, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी कोई भला आदमी घर आकर 2000 रुपए देकर चला गया। उसने बताया कि 2 महीने पहले उसने सोहन से उधार लिया था। जूली बहुत खुश हुई और कुछ और पैसे मिलाकर वह और सामान खरीद लाई और ठेले पर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचने लगी। शाही पराठा तो सबने सुना था, लेकिन मूंगफली पराठा सुनकर लोगों को खाने की इच्छा बढ़ने लगी और उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे। 1 महीने में ही उसकी खूब बिक्री होने लगी। इसी तरह उसने सोहन का सारा सामान खराब होने से बचा लिया। सोहन को जेल गए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन जूली को याद आया कि जहां उसके पिताजी का डेरा था, वहां सामने वाली बड़ी दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और अगर उसकी फोटोज निकल जाएं तो कुछ पता लग सकता है। वह पुलिस स्टेशन गई और उन्हें ये बात बताई। पुलिस वालों ने जब वह फुटेज निकलवाई तो उसमें मदन मिलावट करता हुआ दिखाई पड़ा। फिर क्या था, मदन को जेल हुई और सोहन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथ में मदन से सोहन को 20,000 का मुआवजा भी दिलवाया। अरे जूली, मैं तो इतना सामान छोड़कर गया था, सब कहाँ गया? पिताजी, आपकी जमानत के लिए पैसे की जरूरत थी। मैंने ऐसे ही बेचना चाहा तो किसी ने खरीदा नहीं, इसलिए मैंने मूंगफली के पराठे बनाकर बेच दिए। पिताजी, अब आप, माँ और मैं तीनों मिलकर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचा करेंगे। सोहन ने जूली को गले से लगाकर कहा, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। क्या हुआ बहू, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? क्या बताऊं माँ जी, आज भी चाट नहीं बिकी। चाट का काम तो बेटे की मौत के साथ ही खत्म हो गया था। तुझे पहले ही कहा था कि बेटी चाट छोड़ कोई और काम कर ले, पर तू माने तब ना। आप चिंता न करें माँ जी, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। तब तक तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। खुद तो भूखी रह भी लूं, पर तेरे टप्पू और लाली को भूख से तड़पते कैसे देखूं? यह कहकर सुधा रोने लगती है और सुनीता उसे तसल्ली देते हुए कहती है, माँ जी, भगवान पर विश्वास रखिए। आज खाली हाथ आई हूँ ना, पर कल जरूर पैसे लेकर आऊंगी। हाँ। सुधा का बेटा मोहन चाट का ठेला लगाता था और उसकी चाट खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती थी। मगर कुछ दिन पहले बीमारी के कारण मोहन चल बसा और उसके मरने के बाद सुनीता ने खुद चाट का ठेला चलाने का निर्णय किया और उसने कहा, माँ जी, अब वो तो रहे नहीं, इसलिए उनकी जगह मैं ही चाट बेचने का काम करूंगी। पर तुझे चाट बनाना भी आता है? मैं तो कहती हूँ तू चाट छोड़ कोई और काम कर ले। नहीं माँ जी, मैं यही काम करूंगी। उन्होंने मुझे चाट बनाना सिखा दिया था।
ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बहू। उस दिन के बाद सुनीता चाट का ठेला लगाने लगती है। आइए आइए, कुरकुरा, आलू, पापड़ी, दही चाट खाने के लिए आइए। असली और शुद्ध स्वादिष्ट चाट। मुझे आलू चाट दीजिए। मुझे कुरकुरा चाट देना। मुझे चटपटी पपड़ी चाट बना कर दो। बस थोड़ा सब्र रखो, सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। कुछ दिन तो सुनीता की चाट खूब बिकती है, मगर जब से उसके ठेले के सामने रेखा चाट बेचने लगती है तो लोग सुनीता के ठेले की तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। लोग रेखा के ठेले पर भीड़ लगाने लगते हैं। सुनीता चाट का जो भी सामान बनाकर लाती बेकार जाता और वह मन ही मन परेशान होकर कुढ़ती रहती और कहती, हे भगवान, कुछ तो दया करो, आज कुछ पैसे की कमाई हो जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। उस दिन भी सुनीता की चाट नहीं बिकती और वह खाली हाथ घर आती है। घर आते ही सास उसका लटका हुआ चेहरा देख रोने को हो जाती है और कहती है, बहू, आज भी मुंह लटका कर घर लौटी हो, चाट नहीं बिकी है ना? नहीं माँ जी, पर मैं निराश नहीं हुई हूँ। देखना, कल लोग मेरी चाट अवश्य खाएंगे। तेरे इसी भरोसे पर जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा, फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह कहकर सुधा अपने पोते पोती को देखकर रोने लगती है। सुधा को यूं रोते देख सुनीता का मन भी भर आता है। माँ जी, इस तरह रोकर तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं। भगवान के लिए चुप हो जाइए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बहू? मुझे नहीं लगता कि कुछ ठीक हो पाएगा। अगले दिन रेखा अपनी चाट का सामान तैयार कर ठेली लगाने लगती है तो रेखा अपनी चाट की ठेली पर खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, ए सुनीता रानी, चाट का ठेला लगाकर क्यों पैसा बर्बाद करती है? कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहती हूँ कि तू काम वाली बाई बन जा। इतना भी घमंड मत कर बहन, आज तेरा काम अच्छा चल रहा है तो कल को मेरा भी तो चल सकता है। तेरा काम वह तो कभी नहीं चलने वाला। तेरी चाट तो कोई खाना ही नहीं चाहता ना। उस दिन भी सुनीता अपने ठेले पर ग्राहकों की उम्मीद में खड़ी आते जाते लोगों को आवाजें लगाती रहती है। कुरकुरा चाट, दही चाट, समोसा चाट, पापड़ी चाट, आलू चाट, सब तरह का चाट मिलेगा। आइए, स्वादिष्ट चाट खाइए। सुनीता सारा दिन लोगों को आवाजें देती रहती है, मगर उसकी चाट खाने कोई नहीं आता। सब रेखा की तरफ ही भागे जाते हैं। शाम को खाली गल्ला देखकर उसको बहुत दुख होता है। वह रोते हुए भगवान को याद करने लगती है और कहती है, ओ भगवान, लगता है कि तूने सच्चे और गरीब का तो साथ देना ही छोड़ दिया है। कुछ तो दया कर भगवान, मेरे बच्चों को भी तो पेट भर खाना दे। यह कहकर सुनीता खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ती है और फिर देवी माँ के मंदिर के सामने से गुजरती है तो अचानक ही उसके कानों में उसकी सास के वचन गूंजने लगते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी निकल जाएगा और फिर हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। यह बात याद आते ही सुनीता के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह मंदिर में जाकर देवी माँ से प्रार्थना करती है, हे देवी माँ, मुझ गरीब अबला की मदद कर माँ। माँ, मेरा चाट का काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। उस दिन सुनीता खाली हाथ घर जाती है तो उसकी सास उसे सुनाते हुए दो टूक बात कहती है, बहू, बहुत हो गया, बस अब और सहन नहीं होता। अब कोई तुम्हारी चाट खाता ही नहीं तो क्यों चाट के पीछे पड़ी हो? और क्या करूं माँ जी? कुछ भी कर, पर यह चाट बेचना छोड़ बेटी। तू हमें क्यों भूखा मारने पर तुली है? कोई और मेहनत मजदूरी कर लेना। बस कल आखिरी बार कोशिश करने दे माँ जी। अगर कल भी चाट नहीं बिकी ना तो फिर मैं कभी चाट नहीं बेचूंगी। हाँ ठीक है, यह भी करके देख ले। अगले दिन सुनीता घर से चाट का ठेला लगाने के लिए निकलती है
तो पहले सब्जी मार्केट में जाती है। बंसी चाचा, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर दे दो। अच्छे वाले दूं या फिर सस्ते वाले? मुझे तो अच्छे वाले ही दो चाचा। पर वो रेखा तो हमेशा सस्ते वाले ले जाती है। उसे ले जाने दो चाचा। मैं घटिया सब्जियों का इस्तेमाल कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। उस दिन सुनीता देवी माँ का नाम लेकर बड़े ही मन से चाट का काम शुरू करती है, मगर फिर भी कोई उसके ठेले पर चाट खाने नहीं आता। सभी रेखा के आसपास भीड़ लगाते हैं। यह देख सुनीता निराश हो जाती है और कहती है, आज भी कोई चाट खाने के लिए नहीं आ रहा। लगता है देवी माँ का भरोसा भी कुछ काम ना आया। कल से यह काम छोड़ ही दूंगी। सुनीता यह कह ही रही होती है कि तभी एक सुंदर सी लड़की उसके ठेले पर आती है। लड़की उसे उदास देखकर कहती है, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल कर चाट बनाती हूँ, मगर फिर भी कोई मुझसे चाट खाने नहीं आता। आप निराश ना होइए, मेरे पास मेरी दादी जी का जादुई मसाला है। आप वह मसाला अपनी चाट में डालना, फिर सब आपकी ही चाट खाना पसंद करेंगे। यह कहकर लड़की सुनीता को एक मसाले से भरी डिब्बी देती है। तो सुनीता उस डिब्बी को देखकर कहती है, पर इस डिब्बी का मसाला तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। यह मेरी दादी जी की जादुई मसाला डिब्बी है, इसमें मसाला कभी खत्म न होगा। यह कहकर वह लड़की जाने लगती है और फिर एकाएक गायब हो जाती है। यह देख सुनीता चकित रह जाती है। सुनीता उसे आवाज देने लगती है, ए लड़की, कहाँ हो तुम? तुम अचानक कहाँ चली गई? सुनीता उसे कई बार बुलाती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता और ना ही वह लड़की कहीं दिखाई देती है। यह देख सुनीता कहती है, हो सकता है देवी माँ खुद ही मेरी मदद करने आई हो। मैं इस मसाले को चाट में डालकर देखती हूँ। ऐसा कहकर सुनीता थोड़ा सा मसाला अपनी चाट में डालती है तो चाट की महक दूर तक फैल जाती है और लोग रेखा का ठेला छोड़ उसके आसपास भीड़ लगाने लगते हैं। मुझे कुरकुरी चाट देना। वाह, क्या अनोखा स्वाद है। मुझे एक आलू चाट और देना। फिर तो कुछ ही घंटों में सुनीता की सारी चाट बिक जाती है और उसका गल्ला नोटों से भर जाता है। वह देवी माँ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर जाती है और अपनी सास को पैसे देते हुए कहती है, माँ जी, आज सारी चाट बिक गई, यह लो पैसा। अरे, यह तो चमत्कार ही हो गया बहू। पर यह हुआ कैसे? सुधा के यह पूछने पर सुनीता उसे जादुई चाट मसाले के बारे में बताती है तो सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम दिल खोल कर चाट बेचो। फिर जादुई चाट मसाले के कारण सुनीता का चाट का ठेला खूब चलने लगता है और लोग रेखा से चाट खाना ही बंद कर देते हैं।